गुड इवनिंग सबको और जय हिंद। लास्ट क्या पढ़ा था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। और समझ आ गया था सारा चीज? कोई दिक्कत तो नहीं था? तो लंबा चैप्टर था, है ना? उसको घर में रिवाइज करिएगा आप लोग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तीनों। और तो आपके प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था। और उसके आगे का जो टॉपिक है आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति। फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, थोड़ा सा लंबा भी चलेगा। लंबा इन द सेंस कम से कम 2 दिन जाएगा, कम से कम। ठीक है। और पेशेंस रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें आपको समझना पड़ेगा। और इसके पहले जितनी भी चीजें हुई हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। क्योंकि क्रांति का मतलब क्या होता है बताइए जरा। हाँ, विद्रोह का बड़ा रूप है। छोटा रूप विद्रोह है, बड़ा रूप क्रांति है। अच्छा। और अच्छा, विद्रोह का बड़ा रूप क्रांति है, तो विद्रोह का मतलब क्या है? और फिर क्रांति और विद्रोह में डेफिनेशन, मतलब उसका फर्क क्या होगा क्रांति और विद्रोह का? बताओ। क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन, है ना? बहुत समय से जो विद्रोह होता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है। और क्रांति, हाँ ये शब्द सही है, ये शब्द सुनना चाह रहा था। क्रांति मीन्स चेंज, बदलाव। ठीक। और विद्रोह का मतलब, इसका इसका मतलब प्रतिरोध होता है। विद्रोह मतलब किसी के अगेंस्ट जाना। जैसे हर युवा विद्रोही होता है। कभी विद्रोह नहीं किया आपने घर में? हर अगर आप विद्रोही नहीं हो तो युवा हो ही नहीं सकते। युवाओं की पहली खासियत यही है, क्या? विद्रोही होना। अगर विद्रोही नहीं हो तो काहे का युवा, खागे युवा, कुछ नहीं हो। मतलब आपको घर में अगर कोई चीज कहा जाता है, हर चीज मान लेते हो क्या? अगेंस्ट जाते हो? बस अगेंस्ट जाना ही विद्रोह है। किसी नियम के खिलाफ चला जाना क्या है? विद्रोह है। लेकिन उससे कुछ खास चेंजेस नहीं आता। जैसे आपके घर में बोला गया 7 बजे के बाद नहीं आना घर, मतलब 7 बजे के पहले घर आ जाना, उसके बाद अगर डांट पड़ेगी तो आप बार बार उसका प्रतिरोध करते हो कि नहीं हमको काम रहता है, ये रहता है, घूमना रहता है, चाय टपरी में बैठना पड़ता है, ऐसा ऐसा करके। घर वाले लड़की देखे, अब उससे शादी नहीं करनी, किससे करनी है? जिसको हम देखे उससे करनी है। तो ये क्या है? विद्रोह है। इससे कुछ खास चेंजेस नहीं आएगा। वो अपने आप में भले आपके लिए सार्थक हो सकता है, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी के लिए सार्थक नहीं होगा। और अगर सार्थक हो गया तो वो क्रांति कहलाएगा, क्योंकि क्रांति का मतलब होता है पूरे ढांचे में परिवर्तन। अगर आपने ये प्रथा ही बना ली घर में कि आप जिससे चाहे उसे विवाह कर सकते हैं, तो आपके घर में क्या आ गई? क्रांति आ गई। तो ये क्रांति है। भारत भी वैसी स्थिति से गुजर रहा था। 1757 से 1857 तक आप देखिए कि छोटे 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 बहुत सारे विद्रोह हुए। क्या कुछ परिवर्तन आया? नहीं आया। लेकिन इस डेट में जो क्रांति हुई भारत में, ये इस डेट में जो विद्रोह हुआ, उसने भारत की रूपरेखा को ही चेंज कर दिया। और इसका प्रभाव ना सिर्फ उस साल पड़ा, आने वाले 100 साल तक इसका प्रभाव भारत में रहा। तो जब कोई चीज बड़ा इफेक्ट करके लेकर के आती है तो वो परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है।
ठीक है, हालांकि क्रांति की परिभाषा बहुत बाद में दी गई थी, शुरुआत में इसकी परिभाषा यही थी, विद्रोह और क्रांति को एक ही मतलब कहा जाता था। फिर एक व्यक्ति हुए, एक जबरदस्त आदमी भारत में, वीर दामोदर सावरकर, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इसके लिए भारत दो विंग्स में बटा हुआ है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। लेफ्ट विंग वाला उनको भारत का दुश्मन मानता है, भगोड़ा मानता है वीर सावरकर को, और जो राइट विंग है, मतलब सीधे 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 बोलूं तो बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी विंग क्या मानती है, उनको अपना भगवान मानती है, हिंदुत्व का उद्धारक मानती है ना। और जो लेफ्ट विंगर्स हैं वो उनको शत्रु मानते हैं अपना। लेकिन जो भी हो, उन्होंने इतिहास में जो अपना योगदान दिया है, आप उसको भूल ही नहीं सकते। आप कभी उनके बारे में पढ़िएगा घर जा करके। इस क्रांति को क्रांति कहने वाला पहला इंसान वही था। इसके पहले तक अंग्रेजों ने इसको छोटा सा विद्रोह बना करके रखा था, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सीख ना ले सके। क्योंकि जब आपके घर में बड़ा चीज होगा और आपके पीढ़ी को पता ही ना होगा, आने वाली पीढ़ी को, कि क्या था, तो आप उससे सीखोगे नहीं, और आप सीखोगे नहीं तो आपको प्रेरणा आएगी ही नहीं कुछ बड़ा करने की। तो अंग्रेज चाहते थे कि ये चीज कभी हो ही ना, तो उसको विद्रोह विद्रोह रिबेलियन कहकर निकाल दिया, सिपाही म्यूटिनी करके निकाल दिया, सिपाही विद्रोह करके निकाल दिया। तो बाद में जब वीर दामोदर सावरकर आए, वीडी सावरकर, तो वीडी सावरकर ने एक बुक लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। ये उनके बुक का नाम है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और इसी में उन्होंने पहली बार क्या कहा, ये मैं लिखाऊंगा सारा चीज, अभी मत लिखो। इसी में उन्होंने पहली बार इस क्रांति को क्रांति कहा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस क्रांति को या 1857 की घटना को क्रांति कहने वाला, रिवॉल्यूशन कहने वाला कौन व्यक्ति था? वीडी सावरकर, ठीक है। क्रांति हर जगह यूज होता है, केवल लड़ाई या विद्रोह में शामिल नहीं होता। आप देखोगे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति हुई, मत्स्य क्रांति हुई, अभी छत्तीसगढ़ में सबसे वही चल रहा है ज्यादा, मत्स्य क्रांति। आपके घर, आपके पास अगर छोटा सा पोखर है, जगह है, तो पानी डाल लो और मछली का बीज डाल दो, तो कमाते रहो उसे। आइडिया दे रहा हूँ भैया, सोचा करो, बिजनेस आइडिया जरूरी है। नहीं सोचते क्या? जितने भी दुनिया में चल रहा है ना ये सब स्टार्टअप वगैरह, आपके माइंड में कहीं ना कुछ चलना चाहिए, जरूरी है वो। सरकार के भरोसे मत रहो, मैक्सिमम कितना पोस्ट आ जाएगा एक साल में, आपके लिए सफिशिएंट थोड़ी ना है जितना भी पोस्ट आ जाए कि सबको नौकरी मिल जाएगा, और नौकरी करना ही है ऐसा उद्देश्य मत बनाओ। कुछ अच्छा करने के लिए नौकरी करना है तो ठीक, ये तो पटवारी बनने के लिए हम मत आओ, चले मत जाना। मेरे कहने का मतलब यह है कि बड़ा सोचो, छोटा छोटा मत सोचो। छोटा मिल जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संतुष्ट मत होना उससे। बड़ी चीज के लिए लड़ाई करो। हम बड़ी चीज के लिए लड़ रहे थे 1857 में, कोई बड़ा हमारा मोटो था, हालांकि पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट पड़ा बाद में। आने वाली पीढ़ियों ने इससे सीख लिया, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आप देखोगे। तो आपको सबसे पहले जानना है कारण, रीजंस, क्या कारण था इसमें। बहुत सारे कारण थे, कोई एक कारण नहीं था, अलग अलग फील्ड में आप इसको बांट के देख सकते हो, ठीक। हम लोग पहले कारण की चर्चा करेंगे, जो कि है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण। इस घटना के पीछे अलग अलग कारण थे, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक, इकोनॉमिक, ठीक, सैन्य कारण, बाहरी कारण, मतलब वो सारी चीजें जिससे हमें प्रेरणा मिली कि हम बड़ा विद्रोह करें, और वही कारण हमको देखना है, वो कारण क्या थे। तो पहली बात, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, भारत में हमेशा ही राजा का पद जो है वो गरिमामय पद रहा है, और भारत में इस समय पे 1857 के पहले भारत में राजा कौन था? भारत का राजा मुगल बादशाह, ठीक, हाँ, बहादुर शाह जफर, ठीक। तो लंबे समय से आप देखोगे कि मुगलों की बादशाहत है उसको चुनौती दी गई है ना, और उनके साथ भयंकर बदसलूकी की गई। पहला राजा
जिसको ब्रिटिशों ने अपने अधीन किया, कौन था? नहीं, वो था जो पहली बार बनाया गया, उसके पहले कौन था? शाह आलम सेकंड। शाह आलम द्वितीय वो व्यक्ति था जो पहली बार अंग्रेजों के अधीन राजा हुआ, है ना, स्वतंत्र भी वही था। और उसके बाद पहली बार राजा किसको बनाया अंग्रेजों ने? अकबर सेकंड। उसके बाद अकबर सेकंड को पेंशन देने लगे, उसके बाद अकबर सेकंड की पेंशन भी आधी कर दी। शाह आलम के साथ संधि हुई थी, ठीक है, लेकिन शाह आलम को बनाया नहीं था अंग्रेजों ने। हाँ, पेंशन उसको दिया था ना। पेंशन कैसे नहीं मिलेगा? अगर वो अंग्रेजों के अधीन है तो पेंशन तो उसको मिलेगा ही। अकबर द्वितीय को भी पेंशन मिलता था, उसकी पेंशन आधी कर दी गई। और उसके बाद फिर कौन आया? बहादुर शाह। अब बहादुर शाह के साथ तो बड़ी बदतमीजी हो गई। क्या? उसको उसके घर से भगा दिया गया। उसका घर कहाँ? दिल्ली। दिल्ली का लाल किला। और लाल किले से उसको उठा करके एक कुतुब मीनार का एक छोटा सा कोठी था, 2-3 कमरे वाला कोठी कुतुब मीनार में, वहां बोले कि तुम यही रहो, तुम्हारा ये घर है। इतना बड़ा घर क्या करोगे तुम? और लाल किले पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, और भारत के बादशाह के प्रतीक को आपने उठा करके कचरे में डाल दिया। जनता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट करें या बीजेपी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंग्लैंड का या अमेरिका का कोई व्यक्ति या कोई वहां का पॉलिटिकल व्यक्ति आपके प्रधानमंत्री को गाली देगा तो फिर आप बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि वो भले ही कोई भी व्यक्ति भले ही राहुल गांधी क्यों ना हो, लेकिन वो पद तो गरिमामय है। राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद अपने आप में बहुत बड़ा गरिमामय पद है। अब आप उसके साथ कोई खिलवाड़ करें, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो पहला कारण, मुगल बादशाह को अपमानित करना। मुगल बादशाह को अपमानित करना, ये एक कारण था, अपमानित करना। दूसरा, भारत के एक और राजा थे जिनका नाम था नाना साहब। नाना साहब बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड के ये गोद लिए हुए पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे। और उस समय जो गोद लिया हुआ व्यक्ति होता था उसके साथ क्या होता था आप देख चुके हो, उनकी सत्ता हड़प ली जाती थी। ठीक, तो इनकी सत्ता भी हड़प ली गई। ये कहां पे राजा थे? तो बिठूर में। छोटी सी रियासत थी इनकी बिठूर में। बिठूर कहां पे? कानपुर, यूपी। यूपी कानपुर के पास बिठूर। इनकी पेंशन भी खत्म कर दी गई, ठीक, और इनको इनके जो राज्य से बेदखल कर दिया गया। तो ये दो बड़े कारण हो गए। तीसरा बड़ा कारण जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है, कौन कौन सा? सहायक संधि, सहायक संधि और हड़प नीति, अंग्रेजों की हड़प नीति। इन दोनों ही संधियों के कारण भारत के राजा भी परेशान हुए, उनको अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। और इसके साथ साथ जो राजा के सहायक थे, सहयोगी थे, उनकी सेना के लोग थे, वो सारे के सारे क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो जो व्यक्ति बेरोजगार है वो क्या ही करेगा? ट्रेन जलाएगा। देख लेना, कोई भी ऐसा नियम लगा दे सरकार कि वो युवाओं के खिलाफ हो तो तुरंत कहाँ उतर जाते हैं? ट्रेन की पटरी उखाड़ देते हैं, ट्रेन जला देते हैं, खासकर यूपी बिहार में। तो जहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा होगी, युवाओं का गुस्सा सरकार को उतना ज्यादा सहना पड़ेगा। और यहाँ पे भी यही हुआ। ठीक, राजा तो कर ही रहा था उसका प्रतिरोध, साथ में उसके जो चंटू बंटू थे, चंटू बंटू का मतलब उनके सभी सहायक, है ना, और जो जो व्यक्ति जिनको जिनको अपने नौकरी से, पद से हाथ धोना पड़ा था, वो सब किसके खिलाफ हो गए थे? अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अंग्रेज अपने शत्रु खुद पैदा कर रहे थे धीरे धीरे करके। ठीक, तीसरा कारण। चौथा, राजनीति में भारतीयों की भागीदारी। पार्टिसिपेशन, भागीदारी पॉलिटिक में। भारतीय राजनीति में भारतीयों को ही कोई भी स्थान नहीं दिया जाने लगा। सरकार कौन चला रही? ब्रिटिश।
और भारतीय क्या कर रहा है, उसका नौकर बन के घूम रहा है। तो भाई हमारी ही देश है, हमारी ही सरकार है, और हमें ही कुछ करने नहीं दे रहे हो, तो इसका इफेक्ट भी अंग्रेजों को झेलना पड़ा। ठीक है, तो आप ये 4 महत्वपूर्ण कारण लिख सकते हो राजनीति के अंतर्गत। ठीक है, इसको आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल पॉइंट आउट करो। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन में आएगा मेंस वगैरह में, आप इसको एलोबरेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट पॉइंट ही लिख दोगे ना तो भी काफी रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दूसरा कारण, सामाजिक और धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक कारण। रिलीजियस एंड सोशल रीजंस, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। इंसान के साथ 2 चीजें ऐसी होती हैं जो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहला, कोई उसके धर्म पे आक्षेप करे, उसके साथ खिलवाड़ करे, और दूसरा, उसके कोई पेट पे लात मारे। ये 2 चीजें ऐसी जीवन में जो आप कभी बर्दाश्त नहीं करोगे, चाहे वो सामने वाला कोई भी हो। और अंग्रेजों ने दोनों काम किया। तो अंग्रेज भारत में विदेशी बनकर आए थे और भारतीय संस्कृति से अनजान थे। भारत की जो संस्कृति है वो एकदम गूढ़ रहस्य है, नहीं समझ पाएगा बाहर वाला। क्यों नहीं समझ पाएगा? दुनिया में जितने भी धर्म हैं भारत के बाहर के, ठीक है, वो मोनोएथिस्ट है लगभग सारे के सारे। जैसे ये लोग आए थे तो क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन मतलब एक भगवान, एक धार्मिक ग्रंथ बाइबल, है ना, एक भगवान कौन, ईसा मसीह, और उनका हर चीज एक है, भगवान भी एक है, धार्मिक ग्रंथ भी एक है, सारा नियम कायदा सबका एक है। पूरा यूरोप एक ही धर्म को मानता है, तो इनके हिसाब से वो एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसको आप पूजा कर सकते हो। जब ये भारत में आते थे, अच्छा इनमें जात पात भी नहीं होता, रेसिज्म तो मानते हैं लोग, नस्लवाद तो मानते हैं, रंग भेद तो करते हैं, लेकिन इसमें जात पात नहीं होता। और यहां जब वो भारत में आए तो पूरा सिस्टम ही चेंज था। देखा कि एक ही परिवार में अगर 4 बेटे हैं तो चारों बेटे अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं। कोई सूंड वाले भगवान की पूजा कर रहा है, कोई गले में सांप लटका के पूजा कर रहा है, कोई सांप में लेटे हुए भगवान की पूजा कर रहा है। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है? जो भगवान जिसके पास खुद कपड़े नहीं है उसकी तुम पूजा कैसे कर रहे हो? ये कैसा भगवान, इसका सूंड है, हाथी जैसा दिख रहा है। तो उन्होंने मजाक उड़ाया भारतीय संस्कृति का, बहुत मजाक उड़ाया। हम लोग को वन मानुस कहा, ब्लैक डॉगी कहा, काला कूली कहा, और न जाने क्या क्या अपशब्द कहे। हमेशा ही नस्लवाद और भेदभाव को ऊपर रखा, उसके हिसाब से ही काम किया। कभी भी भारतीयों को अपने करीब आने नहीं दिया, हमेशा वो प्रशासक बन के रहे और हमको नौकर समझा। हमारी जितनी भी सामाजिक चीजें थी उन सब में उनको कमी नजर आई। हालांकि उसमें कुछ रिफॉर्म्स भी किए उन्होंने, और रिफॉर्म्स करना उनको भारी पड़ गया। इसमें एक पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो, सुधारवादी कार्य, ब्रिटिशों द्वारा किए गए सुधारवादी कार्य, रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, सुधारवादी कार्य, सोशल रिफॉर्म्स। अब सोशल रिफॉर्म्स तो अच्छी चीज होती है और वाकई अच्छी थी, लेकिन वो आज हमको समझ आई, उस समय समझ नहीं आती। उस समय जो चीज समाज में चल रही थी हम उसी को सही मानते थे। आप जैसे कि आप मान के चलो कि बाल विवाह है, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह उस समय बहुत कॉमन था। भाई मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी 5 साल में करूं या 10 साल में, तुम कौन होते हो बताने वाले, है ना? तो ये क्या लेकर आ गए, बाल विवाह अधिनियम, 14 साल से पहले बच्चों का विवाह नहीं करना है। बोले ये तो हमारा सामाजिक और धार्मिक कारण है, आप उसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हो? गुस्सा आ गई जनता। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह, बोले तौबा तौबा, ये क्या कर रहे हो? विधवाओं को कैसे वापस से तुम शादी करवा सकते हो?
हालांकि ये अच्छी चीज है, दोनों अच्छी चीज है, लेकिन उस समय के आप हिसाब से सोचोगे ना तो बिल्कुल बुरी थी कि आपके संस्कृति में और आपके धार्मिक सामाजिक जीवन में डायरेक्ट क्या था, इंटरफेरेंस था। और ऐसे बहुत सारे उन्होंने किया। पर्दा प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया, पर्दा प्रथा जो थी उसके खिलाफ गए, ठीक। सती प्रथा अधिनियम लेकर के आ गए, सती प्रथा अधिनियम लेकर के आ गए, पर्दा प्रथा लेकर के आ गए, मतलब पर्दा प्रथा का विरोध करने लगे। सती प्रथा अधिनियम। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसका समय आया था बताओ तो? कैनिंग के समय, ठीक है। चलिए, ये सारे रिफॉर्म्स वो करने लगे, और जैसे जैसे वो रिफॉर्म्स करने लगे वैसे वैसे लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होने लगा कि वो हमारे सामाजिक क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे कारण है ना, क्या कारण है? भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना को पैदा करने के कारण है। वो धीरे 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 आपको टीस पहुंचा रहे हैं, धीरे धीरे, और जब ये आग का गोला बन जाएगा तो एक न एक दिन वो फटेगा। अभी बारूद जमा हो रहा है, ठीक है, बारूद पे चिंगारी भी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट, ईसाई मिशनरीज, ईसाई मिशनरीज, ईसाई मिशनरीज, इसने बहुत बड़ा रोल निभाया क्रांति में। ईसाई मिशनरीज ने, ये हमेशा क्या भेजते थे, अपने ईसाई मिशनरीज को भेजते थे, हर क्षेत्र में भेजते थे, हर क्षेत्र में, स्कूल मिशनरियों का, कॉलेज मिशनरीज का, क्या बोलते हैं उसको, अस्पताल मिशनरीज की, मतलब आप जहां भी जाओगे आपको मिशनरीज मिलेंगे। और ये हमेशा आम जनमानस को ये प्रेरित करते थे कि आप अपना धर्म छोड़ करके क्या करो, ईसाई धर्म अपना लो। ईसाई प्रेयर करते थे, ईसाई तरीके से समझाते थे, कोटेशन देते थे। तो कभी कभी ये चीज अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी अच्छी नहीं भी होती, ठीक है। इसी समय ना एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। इसके तहत बड़ा खतरनाक काम किया गया भाई। जो व्यक्ति अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपनाएगा उसको सरकारी नौकरियों, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सारे जगहों पे विशेष छूट और सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है। तो इस बात का तो बुरा लगना जाहिर था, ठीक। इसके अलावा अंग्रेजों की रंग भेद वाली नीति, रेसिज्म, रंग भेद नीति, भारतीयों को हमेशा नीचा दिखाने का भाव, उनके स्किन के कलर के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाने लगा, ठीक, जो आज तक नहीं हुआ था भारत में। भारत में भेदभाव नहीं था ऐसा तो नहीं था, लेकिन वो रंग के आधार पे नहीं था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, तो ब्राह्मण हमेशा ऊपर रहने की कोशिश करते थे, शूद्र को नीचे रखने की कोशिश करते थे। अब जब ये आए तो उन्होंने वैश्यों को भी मारा, शूद्रों को भी मारा, ब्राह्मणों को भी मारा और सबको मारा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। भेदभाव सबके साथ एक साथ किया। ब्राह्मण हो दूर बैठो, वो तो भारतीय, वो तो एशियन, वो तो काले, दूर बैठो, ठीक। तो ये सारा चीज आप लिख सकते हो किसमें, सामाजिक सुधार, सामाजिक और धार्मिक कारण, ठीक है। देखो, संस्कृति का ना अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे वो लोग कभी हमारी संस्कृति समझ नहीं पाए, वैसे ही हम लोग कभी उनकी संस्कृति नहीं समझ पाते। उनकी संस्कृति खराब ऐसी नहीं है। आजकल आप सभी जगह ये सुनोगे कि पाश्चात्य सभ्यता जो है वो उसकी संस्कृति खराब होती है, जो वेस्टर्न कल्चर है खराब होती है, खराब होती है। क्या खराब होती है, क्या खराब होती है? वो लोग साथ में बैठ करके अपने डाइनिंग टेबल में साथ में जब बैठते हैं खाना खाने के, वैसे बैठते ही नहीं है, लेकिन जब बैठते हैं तो साथ में क्या रहता है, लिटिल लिटिल वाला होता है सबके टेबल पे। क्यों होता है? वहां कंपलसरी है,
क्यों होता है? क्योंकि वो उस जगह के जो भौगोलिक एरिया है ना, जो वहां का, उसके हिसाब से जरूरी है। वहां -10 -20 डिग्री का टेम्परेचर होता है। आप देखो लद्दाख में और कश्मीर में जब भारतीय जवान पोस्टेड होते हैं, उनको लगभग सारे के लिए फ्री में जाता है क्या? विस्की, वाइन, शराब। क्यों जाता है? क्योंकि उनको गर्म रखने के काम आता है, सिंपल सी बात। तो जहां पर ठंड ज्यादा होगी वहां पर वो कल्चर होगा ही। अब आप साइबेरिया में रहते हो -50 डिग्री में, अब आप बोलोगे बिना दारू के जिंदा रह लोगे, तो नहीं रह पाओगे। तो वो एक प्रकार से क्या है? दवाई है। शराब खराब चीज थोड़ी ना है। शराब तो हमारे कल्चर में शुरू से है, लेकिन वो उनके लिए खराब है जो उनको संभाल नहीं पाते। वो एक शक्ति है, उसके अंदर बहुत शक्ति है। नहीं जानते? जानना है? कैसे नहीं जानोगे यार, सब जानते हो। इतनी शक्ति है उसके अंदर कि आदमी जब पी लेता है ना, ट्रक को रोक देता है खड़ा होकर, नहीं रोक पाता। जाके कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन जो पी लेगा ना, वो ट्रक को रोक देगा, जाके रोक देगा वो। इतनी शक्ति कहां से आ गई उसके अंदर? टॉनिक पिया था उसने, सोमरस। तो शराब हर चीज, हर किसी के लिए नहीं बनी होती। वो उसी के लिए बनी है जो उसको संभाल सकता है। इसलिए सबको ट्राई नहीं करना चाहिए। जब अपने आप को जान लो ना कि हमारी औकात है उसको संभालने की, तभी पीना, नहीं तो छोड़ दो। ट्राई करके देखना। नहीं, ये बात सच है, बहुत शक्ति है उसमें। लेकिन शक्ति हर किसी को संभाल नहीं पाते, हर कोई व्यक्ति शक्ति को संभाल नहीं पाता है ना। एक योग्य व्यक्ति शक्ति को संभाल पाता है, उसके लिए योग्यता जरूरी है। और भारत में उस योग्यता की भयंकर कमी है। वो जब सुबह स्टार्ट करते हैं तो रात तक चलता है, उनको वो चाहिए होता है। वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए है, और यहाँ पे लोग दम भुलाने के लिए उसका यूज करते हैं। शराब को बदनाम भारतीयों ने किया है पूरी दुनिया में। बाकी पूरी दुनिया में दवाई के रूप में काम करती है, हम लोग उसको गम भुलाने वाली मशीन के रूप में यूज करते हैं, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, जबकि वो आपको खोखला कर देती है ना। ज्यादा ताकत व्यक्ति को परेशान कर देती है। खैर, अब उनका कल्चर है। हमारे यहाँ उस चीज की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ उस चीज की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ वैसी बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। आपको अगर अपने आप को कंट्रोल करना है, अब अगर आप में एनर्जी रखना है, तो योग है आपके पास, ध्यान है, उनके पास नहीं है। उनके पास शॉर्टकट चीजें हैं, हमारे पास तो इतनी जबरदस्त चीजें हैं कि आपको माइनस। आप खुद देखो, केदारनाथ में अगर जाओगे ठंड के मौसम में, तो वहां पे जो साधु संत होते हैं, नागा बाबा लोग, वहां ठंडे ठंडे पानी में सुबह 4 बजे से बर्फ ग्लेशियर खोद के पानी निकाल के नहाते हैं। हिम्मत है किसी की? ओल्ड मॉन्क पीने वाला भी नहीं नहा पाएगा उसमें, नहीं नहा पाएगा। क्यों? भाई उनके पास इतनी पावर जनरेट हो चुकी है। कैसे? योग, ध्यान, प्राणायाम से। और आप लोगों को भी मैं बोलता हूँ, योग ध्यान किया करो थोड़ा बहुत। सुबह कितने बजे उठते हो मुझे नहीं पता, लेकिन दिन में एक बार सुबह या शाम जितना भी आपको टाइम मिले, योग से जुड़ो, बहुत जरूरी है। आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ना बहुत भयंकर आवश्यक है वो। क्योंकि आज का जो युवा है ना, वो सबसे ज्यादा राह भटका हुआ है। उसी को दिखता नहीं है कुछ, दिखाना पड़ता है बार बार। अब बोलते हैं लड़का बिगड़ गया, लड़का बिगड़ गया। कोई जो कोई भी युवा है ना, वो बिगड़ा नहीं है। बस उसमें क्या चीज की कमी है? डायरेक्शन की। डायरेक्शन वो चीज है ना जो किसी भी व्यक्ति को, अंगुली माल, डायरेक्शन नहीं मिला तो डाकू बन गया था, डायरेक्शन मिला तो बौद्ध संत बन गया कि नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में ऐसे घूमता रहता था, डायरेक्शन मिला, चाणक्य मिल गया उसको, भारत का सबसे बड़ा सम्राट बन गया। और डायरेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है। और हर कोई जो युवा है उनको अगर सही डायरेक्शन दे दिया जाए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, वो पक्का कुछ ना कुछ अच्छा करेगा ही। पीएससी किया हुआ लड़का, यूपीएससी की तैयारी किया हुआ लड़का कभी भी गलत काम नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही काम कर ही लेगा। लड़कियां भी। ठीक है, चलिए 2 कारण हो गए थे हमारे पास, कौन कौन से? राजनीतिक और सामाजिक। तीसरा देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, आर्थिक कारण।
आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल रीजंस। बहुत जबरदस्त चीजें थी इसमें। तो जब से आए थे भारत में लूटा 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 और कुछ नहीं किया। शुरुआत में व्यापारी बन करके आए थे और व्यापार तो किया, लेकिन जब उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया तो बंगाल में उन्होंने स्थायित्व प्राप्त करने के बाद भारतीयों को कुछ वापस नहीं दिया, है ना। 1757 के बाद से अंग्रेजों ने भारत में जो भी अर्जित किया, ये पॉइंट लिखना आप लोग, 1757 के बाद अंग्रेजों ने भारत से जो भी अर्जित किया, जो भी प्राप्त किया, उसके बदले उन्होंने भारत को कुछ लौटाया नहीं, कुछ भी नहीं लौटाया। वो भारत में 3 चीजों के लिए आए थे। 3 चीजें कौन कौन सी? पहला, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। दूसरा, मैन पावर। और तीसरा, मार्केट, बाजार। इन तीनों का ही उन्होंने जबरदस्त तरीके से शोषण किया। जब उनके पास सत्ता आई तो भारत का कच्चा माल उन्होंने अपने अंदर अधीन कर लिया। जैसे मान लो उनको अपने कपड़े बनाने हैं, मैनचेस्टर में उनका बहुत बड़ा क्या था, फैक्ट्री था। मैनचेस्टर कहाँ पे है? इंग्लैंड में है ना मैनचेस्टर। दुनिया की मतलब कपड़े बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है मैनचेस्टर। वहां की फुटबॉल टीम भी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, है ना। तो वहां उनको क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। ये भारत से कॉटन उठाते थे और कहाँ भेजते थे? भारतीयों को कुछ मिलता नहीं था उससे, ठीक। अब वहां से कपड़ा बन करके आ रहा है ना, और भारत के बाजार में क्या हो रहा है? वो बिक रहा है। मतलब हमारा रुई बन वहां रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कपड़े यहां नहीं बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक तरफा मुक्त व्यापार नियम लगा दिया भारत में। ये लिखना आप लोग, दूसरा पॉइंट, एक तरफा, वन साइडेड, एक तरफा मुक्त फ्री ट्रेड व्यापार की नीति। वन साइडेड फ्री ट्रेड एक्ट, या एक्ट मत लिखना, पॉलिसी लिखना, नीति, पॉलिसी। एक तरफा मुक्त व्यापार, हम व्यापार करें, अंग्रेज व्यापार करे तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन भारतीय व्यापार करे तो टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल, जैसे कोई भारतीय व्यक्ति क्या कर रहा है? कपड़ा बना रहा है, ठीक। लेकिन जब वो अपना बाजार में कपड़ा उतारेगा, अपना माल उतारेगा, तो उसके ऊपर टैक्स लगा है। उसके ऊपर क्या लगा है? टैक्स। तो टैक्स लगने से क्या होगा? उसकी कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। दूसरी तरफ यहाँ पे मशीन से ये लोग कच्चा माल यहाँ से लेके जा रहे हैं और मशीन से बना करके जो कपड़ा है वो यहाँ लेकर के वापस ला रहे हैं, और वो कपड़ा जो है भारत में वापस बेच रहे हैं, लेकिन उसमें टैक्स नहीं लग रहा है। ये वो पॉलिसी थी, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति। वहां से आने वाले कपड़ों पर टैक्स नहीं लग रहा है, तो इसका क्या फायदा होगा? एक तो ये सस्ता होगा, इनका जो माल होगा वो सस्ता होगा, ठीक है। दूसरा, मशीन से बन रहा है तो उसमें मतलब एकदम सलीके से बनता है, मशीन से कपड़े सलीके से बनते हैं तो अच्छा भी दिखेगा। और भारतीय की तो आदत ही है, जो भारतीय व्यक्ति हैं उनकी तो पुरानी आदत है, सस्ता सुंदर। अब टिकाऊ का तो पता नहीं, लेकिन सस्ता और सुंदर तो होता ही है, मशीन से बना चीज, है ना। तो सस्ता भी था, सुंदर भी था। तो आप क्यों लोगे भारतीय कपड़ा? उतना दिमाग तो नहीं है आपके पास, अभी भी नहीं है। अभी भी 90% लोग चाइना का मोबाइल यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? रियलमी, ओप्पो, वीवो, अब आईफोन वाले अलग हो गई है ना, और क्या दुनिया भर का एक मोबाइल उसकी कंपनी है ना, वो सारे, मतलब 90% मार्केट पर उन्हीं का कब्जा है आज भी। तो हमारी आदत ही है सस्ता और सुंदर, सस्ता और सुंदर, और जहां से वो चीज मिलेगी, और भारतीय ने उसको लिया। इससे घाटा किसको हुआ? भारतीय व्यापारी, जो भारतीय व्यापारी थे, है ना। आप उसमें बुनकरों को भी शामिल कर लीजिए, जो वेवर्स थे, वेवर्स यानी कि बुनकर, ठीक है, शिल्पकार,
शिल्पकार जो आर्टिस्ट थे भारत के, उनका धंधा हो गया चौपट। जो भारत का कुटीर उद्योग था, है ना, एमएसएमई सेक्टर बोलते हैं जिसको, अभी भारत में वो बहुत ज्यादा काम करता है। एमएसएमई सेक्टर, भारत का एमएसएमई सेक्टर, जो भारत का एमएसएमई सेक्टर था, कुटीर उद्योग वाला, वो हो गया बर्बाद। अब भारत की आम जनता जिसके पास ये सेक्टर था, ठीक है, वो बर्बाद हो गई। जनता हो गई क्या? गरीब। अब गरीबी जहां पे होगा वो विद्रोह तो करेगा ही, ठीक है। तो भारतीय व्यापारी बर्बाद, भारतीय बुनकर बर्बाद, शिल्पकार बर्बाद, एमएसएमई सेक्टर पूरा का पूरा बर्बाद। और इसके अलावा एक और चीज जो इन्होंने किया, जमींदारी व्यवस्था, पढ़ा है ना आपने, जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये सारी व्यवस्थाओं ने, इन सारी व्यवस्थाओं ने भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी। उनका खेत उनका नहीं रहा, अगर उनका खेत उनका है भी तो उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा हुआ है कि वो चाह कर भी अपना घर का गुजारा कर नहीं पा रहे हैं। खुश कौन है? तो केवल जमींदार जिसके पास ज्यादा जमीनें हैं, और छोटा किसान, उसके तो मरने के दिन आ गए थे, ठीक। तो आप ये देखोगे कि जो निचला तबका है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ये तीनों जो तबके थे, जो जिनकी जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है, आज भी ज्यादा है, वो पूरी तरीके से किससे रुष्ट हो चुके थे? अंग्रेजों से, ठीक है। और आप जो रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हो वो वही लोग करेंगे, जमींदार रिवॉल्यूशन नहीं करेगा, ठीक। उनको कोई मतलब ही नहीं था, बड़े व्यापारी रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे, यही लोग करेंगे, ठीक। तो आप इतने पॉइंट लिख सकते हैं किसमें? आर्थिक कारण में। मोर देन इनफ है, ये आपके मीन्स के लिए हो गया। नेक्स्ट, टाइम हो गया, टाइम है। सैनिक कारण, सैन्य कारण, सैन्य कारण। हालांकि सैनिकों ने ही विद्रोह स्टार्ट किया था, लेकिन इनके भी खुद के अपने वो थे। जैसे सेना में भेदभाव बहुत ज्यादा था, भेदभाव, सेना में भेदभाव बहुत ज्यादा था। अगर एक ही रैंक पर कोई भारतीय सिपाही है और सेम रैंक पर कोई यूरोपियन व्यक्ति है, तो दोनों के प्रिविलेजेस में बहुत ज्यादा फर्क होता था। जैसे मान लीजिए भारतीय व्यापारी का 7 रुपए पेमेंट होता था उस समय, 7 रुपए, सॉरी व्यापारी नहीं, सैनिक का, जो सामान्य सैनिक होता था, जो जनरल ड्यूटी देता था, उसकी पेमेंट 7 रुपए थी। और जो उसी के समकक्ष अगर कोई दूसरा सोल्जर होगा, लेकिन वो यूरोपियन है, तो उसकी सैलरी लगभग 12 से 14 रुपए होती थी। मतलब एक ही रैंक पर रह रहे दो व्यक्तियों की सैलरी में डिफरेंस होता था। दूसरा, उनके जो भत्ते मिलते थे उसमें भी डिफरेंस होता था, उनको घर मिलता था उसमें भी डिफरेंस होता था। इसके अलावा उनके दोनों के बैरक्स, बैरक्स समझते हो ना, जहां आर्मी वाले रहते हैं ना, जहां पे उनकी फौज की टुकड़ी रहती है, जहां पे उनका मतलब वो एक प्रकार का घर है उनका, तो बैरक्स में फर्क होता था। यूरोपियंस के लिए अलग बैरक होते थे और इंडियंस के लिए अलग बैरक होते थे। कोई सुविधा वहां पे होती नहीं थी। खाने पीने का जो मेस था, मेस पे जहाँ खाने खाते थे, उस खाने में भी उनको फर्क दिखता था। फटे हुए जूते पहनाते थे किसको? भारतीयों को। जो उनके जूते खराब होते थे तो इनको पहना देते थे। तो ये सारी चीजों को लेकर के सैनिकों के मन में बहुत ज्यादा क्या था? आक्रोश था, ठीक, आक्रोश था। और इसी समय कैनिंग ने एक घोषणा कर दिया, क्या? अनिवार्य समुद्र पार की सेवा, अनिवार्य समुद्र पार की सेवा। इसका मतलब था कि हर एक सैनिक को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार समुद्र के उस पार जाकर के अपनी सेवा देनी। समुद्र के उस पार का मतलब यह है कि जहां जहां पर ब्रिटिश फौजें तैनात है, अब उस समय तो ब्रिटिश ऐसे थे ना कि पूरी दुनिया में उनका राज चलता था। कहा तो यह भी जाता था ब्रिटिशों के द्वारा कि इंग्लैंड का सूरज कभी डूबता नहीं है, ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है। मतलब जहां से सूरज उग रहा है जापान, और जहां पे सूरज डूब रहा है अमेरिका, एक दोनों अलग अलग छोड़, ठीक है।
वो दोनों में किसका राज? सब तरफ। तो एक तरफ सूर्य उग रहा है, एक तरफ सूर्य डूब रहा है, तो जहां से उग रहा है वो भी हमारा, जहां से डूब रहा है वो भी हमारा। इतना बड़ा साम्राज्य था, और सारे साम्राज्य को संभालने के लिए उनको सैनिक शक्ति की जरूरत थी। और क्या इंग्लैंड के, एकमात्र इंग्लैंड के सैनिक उसको संभाल लेते? तो जहां जहां पे उन्होंने कॉलोनीज बनाए, वहां वहां के लोगों को क्या किया, अपने सेना में शामिल किया। तो वैसे ही इनको सेवा देने के लिए कहाँ जाना पड़ता? कभी इंग्लैंड, कभी रशिया, कभी यहाँ, कभी वहां, अलग अलग जगह इनको जाना पड़ता था, है ना। और उस समय, आप अगर आपको प्राचीन काल का या फिर पुराने समय का वो याद है कुछ नियम, तो ये था कि कोई व्यक्ति अगर भारत का बाहर जाता है, समुद्र को पार करके किसी दूसरे देश जाता है, तो उसका धर्म खत्म हो जाता है, उसके धर्म से उसको हटा दिया जाता है। उसके संबंधी, जो उसके रिश्ते नातेदार हैं, वो उससे संबंध तोड़ लेते थे। अगर आपने रामानुजन एक मूवी देखी होगी, रामानुजाचार्य की ऊपर बनी है, सॉरी, रामानुजन एक गणितज्ञ जो थे भारत के बहुत बड़े, उनके ऊपर एक मूवी बनी है रामानुजन करके, कभी देखना आप उसको। उसमें उनके साथ वही होता है। उनकी मम्मी उनको इंग्लैंड जाने से मना कर देती है कि बेटा तू अगर जाएगा इंग्लैंड तो हमारे रिश्तेदार हमसे नाता तोड़ लेंगे। वो पहले मना कर देता है, गंभीर बीमारियां हो जाएंगी अगर तुम वहां से आओगे। और सैनिकों में ये चीज था कि भैया हम अगर बाहर जाएंगे तो हमारा धर्म का क्या होगा, हमारे परिवार को तो लोग बात ही नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजों को अलग टेंशन था, ठीक। तो ये सब चीजों को देखते हुए सैनिकों के मन में भी क्या था, आक्रोश पैदा हुआ था। तो ये आप 4 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, जो चारों कारण थे, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला कौन सा था? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट? मुगल बादशाह का पद, सहायक संधि, हड़प नीति, और भारतीयों के साथ भेदभाव, है ना, और मतलब राजनीतिक भागीदारी न मिलना, वगैरह वगैरह। इसके बाद दूसरा कारण सामाजिक और धार्मिक कारण, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लेकर के आए, रंग भेद की नीति, सुधारवादी कार्य, ठीक, ये सारे आप लिख सकते हो। इसके बाद तीसरा आर्थिक कारण में, आर्थिक कारण में मेनली आप लिखोगे कि भारतीयों का जो कुटीर लघु उद्योग था सबको बर्बाद कर दिया गया, भारतीय किसान हो गया बेरोजगार, अपने ही घर में वो क्या हो गया, मजदूर बन करके रह गया, ठीक। भारतीयों का जो खनिज था, जो कच्चा माल था, वो अंधाधुंध दोहन किया जाने लगा, उसके बदले भारतीयों को कुछ मिलता भी नहीं था, ठीक। ये चीज दिखता था लोगों को। सैनिक कारण में भी ये सब लिख सकते हो। और एक चीज, बाहरी कारण, एक्सटर्नल रीजंस, बाहरी कारण, बाहरी कारण। 100 सालों तक अंग्रेज ऐसे माने जाने लगे थे कि वो अजेय है। अजेय का मतलब उनको कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिससे भारतीयों ने प्रेरणा ली, इंस्पिरेशन लिया, और उनको लगा कि नहीं, अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। जैसे 1838 ये लोग घुस गए थे अफगान में। अंग्रेज कहाँ चले गए थे? अफगानिस्तान में घुस गए थे, ठीक। अफगानिस्तान को जीत लिया कितने दिन में? 2 दिन में। लेकिन चौथे दिन इतना मारा अफगानियों ने, इतना मारा कि एक भी अंग्रेज वहां से बाहर बचकर नहीं आ पाया। तो इंग्लैंड की 1838 में अफगानिस्तान में भयंकर निराशाजनक हार हुई, अपमानजनक हार। और दुनिया को पता चला कि पहली बार कि अंग्रेजों को भी पीटा जा सकता है। दूसरा 1854 क्रीमियन वॉर, क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया के युद्ध में भी अंग्रेजों को भयंकर बड़ी पराजय हुई। क्रीमिया के युद्ध 1854। ये सब तो छोटी चीजें थी। जो सबसे बड़ी चीज जिससे भारतीयों ने प्रेरणा ली वो थी 1775। ये बहुत पहली घटना है ना, 1775 की घटना, जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था। आप याद करिए, अमेरिका को बसाया किसने था? इन्होंने ही बसाया था, यूरोपियंस ने ही बसाया था, ठीक है। और मेनली अंग्रेजों ने ही बसाया था।
तो अमेरिका को वालों को जब लगा कि हमको स्वतंत्र होना चाहिए, इंग्लैंड या यूरोप के प्रभाव से बाहर आना चाहिए, तो उन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया। उस समय आप देखोगे अब्राहम लिंकन वगैरह, उनका नाम उस समय आता है, ठीक है। तो वहां से फिर अमेरिकन क्रांति हुई, और अमेरिकन क्रांति के बाद पता चला कि कोई बड़ी सत्ता के खिलाफ अगर आप अंदर से बगावत करते हो तो उसको हटाया जा सकता है। और उसके बाद एक और घटना इसी समय में घटी थी 1789 में। ये 1789 ही है ना, 1775 और 1789, फ्रांस की क्रांति, जब फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दुनिया हिल गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। हालांकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो अपने ही राजाओं के विरुद्ध उन्होंने रिवॉल्यूशन किया था। इसी समय आपको नाम मिलेगा नेपोलियन बोनापार्ट का, जो नेता बना था, बाद में फिर डिक्टेटर बन गया था, ठीक है। तो ये सारी घटनाओं से भारतीयों ने क्या लिया, इंस्पिरेशन लिया और समझा कि नहीं, कोई बड़ी सत्ता के विरुद्ध अगर आप सही ढंग से बगावत करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिल सकती है, ठीक। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप घर में नहीं देखा था अंग्रेजों को हारते, लेकिन बाहर तो हारे हैं ना, तो जब बाहर हारे हैं तो यहाँ भी हार सकते हैं, तो हराएंगे उनको, ठीक। और इसी के मद्देनजर जिसको जिसको चोट पहुंची थी, उन्होंने मिलकर के क्या बनाया, एक ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। उस ग्रुप में 3 लोग थे। कौन कौन, घटनाक्रम में लिख लेना। नाना साहब, इनके सहयोगी अजीमुल्ला, और एक व्यक्ति थे रणोजी बापू। ये तीनों का नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाना साहब, अजीमुल्ला और रणोजी बापू, इन तीनों ने मिलकर एक बड़ी क्रांति की योजना बनाई। और पता है कहां पे बनाई, लंदन में बैठकर बनाई। जिसके खिलाफ विद्रोह करना है उसी के घर में बैठ करके क्या बनाई, योजना बनाई। तो लंदन में बैठ करके तीनों ने क्या बनाया, एक योजना बनाया, ठीक, कि हमें क्या करना है, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी है, विद्रोह करना है। और ये लोग पहुंचे भारत वापस, और आए कहां पे, बिठूर में। और बिठूर में इन्होंने लास्ट मीटिंग किया, और लास्ट मीटिंग के बाद उन्होंने तय किया 31 मई 1857, 31 मई 1857 के दिन एक साथ भारत में क्या होगा, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होगा। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं। जिस डेट को मैं यहां से इंपॉर्टेंट बता दिया ना, उस डेट को तो बिल्कुल आंख मूंद के याद कर ही लेना आप। 31 मई 1857, इस डेट को क्या होनी थी, क्रांति की शुरुआत होनी थी, लेकिन हो नहीं पाया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारतीयों का यही रहा कि इस डेट में वो हो नहीं पाया। इसके पहले ही भारत में कुछ घटनाएं ऐसी घट गई, क्रांति पहले ही फूट पड़ी, है ना। और ये जो चैप्टर है वो मैं आपको कल बताऊंगा। फिलहाल एक और चीज याद रखिए, जब इन्होंने ये योजना बनाई तो अपने जो जितना भी अपना संदेश था, है ना, जितना भी अपने विचार थे, उसको फैलाने के लिए उन्होंने 2 सिंबल बनाए, दो संदेशवाहक बनाए। पहला सिंबल क्या था, रोटी, और दूसरा लाल कमल का फूल। लाल कमल का फूल, इनके 2 प्रतीक चिन्ह थे, क्रांति के 2 प्रतीक चिन्ह, 2 सिंबल। इस रिवॉल्ट के 2 सिंबल उन्होंने घोषित किए। पहला रोटी, ब्रेड मत लिख देना, वो गुलामी का प्रतीक है। जितने ब्रेड खाते हो वो गुलामी का प्रतीक है, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूं। रोटी और लाल कमल। रोटी जो है वो आपके आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक है, आत्मसम्मान।
हमारा आत्मसम्मान, आत्मगौरव पूरा तरीके से धूमिल हो चुका है अंग्रेजों के आने से, उसको हमको वापस प्राप्त करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए खून बहाना पड़ेगा। तो लाल कमल किसका प्रतीक है? समर्पण का। या फिर समर्पण मत लिखो, इसको लिखो, क्या लिखोगे? त्याग, बलिदान। त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जो लाल कमल है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो अपने आप को बलिदान कर दो। क्यों? अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। तो ये प्रतीक चिन्ह था भारत की प्रथम क्रांति का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप तैयार था। लोग जाते थे, इनके जो संदेशवाहक थे वो लेकर के जाते थे रोटी और कमल लोगों के पास, राजाओं के पास, और उनसे आग्रह करते थे कि हम ऐसी योजना बना रहे हैं, अगर आपको ये चीज एक्सेप्ट है, अगर आप इस चीज का साथ देंगे तो आप हमारा रोटी और कमल स्वीकार कर लो। तो जहां जहां पे इस चीज को स्वीकार किया जाता था, इसका मतलब ये था कि हमारे क्रांति में हमारे साथ है, और जो नहीं करता था वो बिल्कुल नहीं है ना। तो ये दो चीज था। तो ये घटना घटने वाली थी 31 मई को पूरे भारत में, लेकिन उसके पहले ही मंगल पांडे जी ने क्या कर दिया? पूरा कांड कर दिया। ठीक है, अगर मंगल पांडे, खैर मंगल पांडे ने मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि ये सारी चीजें हो रही है। हमारी किस्मत खराब थी उस समय। अगर ये सफल हो जाता ना कि 31 मई वाला डेट, तो डेफिनेटली 1 से 2 दिन में ही हम जीत जाते, क्योंकि हर मोर्चे पे नहीं लड़ पाते अंग्रेज। वो जीते कैसे इस विद्रोह को? एक दिन कानपुर में विद्रोह हुआ तो सेना कानपुर भेज दी, वहां दबा दिया। दूसरे दिन कहीं और विद्रोह हुआ तो अपनी सेना वहां भेज दी। लेकिन सब जगह एक साथ होता तो अपनी सेना को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। खैर वो कल चर्चा हम लोग करेंगे पूरी अच्छे से इसके बारे में। ठीक है, और मंगल पांडे के बारे में कल चर्चा करेंगे। और वही जो व्यक्ति थे वो तात्कालिक कारण बने इस क्रांति का, है ना। अगर ये क्रांति सफल हो जाती तो भारत का स्वतंत्रता दिवस जो आप 15 अगस्त को मनाते हैं, वो शायद मई जून के आसपास आप लोग मना रहे होते। ठीक है, खैर जो भी हुआ ये अपन कल देख लेंगे पूरा डिटेल में। और ठीक, चलिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई सवाल? घर में पढ़िएगा जाकर के अच्छे से और अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछेगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।